नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। मैं अवनीश लेकर आया आपके लिए पॉलिटी की 4th क्लास, जिसमें हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में और गवर्नमेंट के कितने भाग होते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी हम देख लेते हैं, हमने पिछली क्लास में हमने किया था कि जो भी हमने फॉरेन सोर्स से क्या क्या लिया है उसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया। तो वीडियो पिछले वाले जरूर देखें, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो है उसको जरूर देखें, तो आगे का आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं हम। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। गवर्नमेंट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, 3 भागों में हमने गवर्नमेंट को डिवाइड कर रखा है। या तो हम यूं भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का 3 पार्ट और है, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल में हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल में हो गया स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल गवर्नमेंट में हो गया उसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हो गई। ये सारी चीजें आ गई 3 भागों में। और बाकी हम इन 3 वर्ड्स को समझेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्या क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन किए आगे। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे इसके बारे में। और ये 3 पार्ट जो डिवाइड किया गया है, ये किसके बेस पे डिवाइड किया गया? थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अमंग 3 ऑर्गन्स, यानी जो भी 3 ऑर्गन में डिवाइड किया गया गवर्नमेंट को, वो दिया गया था। जो भी 3 ऑर्गन दिए गए थे गवर्नमेंट के फॉर्म को, वो फ्रांस के फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू जी, उनके अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया था। समझे? चलिए सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव क्या होता है, विधायिका। ठीक है, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका क्या होता है? तो इट इज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल जनरली, यानी ये क्या होते हैं, ये हम लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, या आमतौर पर हम लोगों के प्रतिनिधि का रूप करते हैं। यानी हमारे जो प्रतिनिधि प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि एमएलए हो गया, एमएलसी हो गए, ये लोग हमारे ही कार्य को आगे बढ़ाते हैं, हम उन्हें इलेक्ट करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ, ये क्या करते हैं? लॉ को बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा अमेंडमेंट करके लॉ को बनाया जाता है, तो ये लॉ को बनाते हैं। ये हो गया लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव हो गया इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, यानी जो भी लेजिस्लेटिव लॉ को बनाता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पास आता है, उसको एग्जीक्यूट कर करता है। लॉ जो भी बनाया गया है, जो भी नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए, उसको लागू करता है। उसके 2 पार्ट हैं, कौन कौन से? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ गया? प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गए, और भी छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हो गया ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, ये सारे लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक हम बोल सकते हैं कि कार्यकारिणी और विधायिका ये आपस में संबंधित होते हैं। और थर्ड नंबर पे है जुडिशियरी, जिसको हम जानते हैं कि न्यायपालिका के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये विधायिका और कार्यपालिका से इन दोनों से अलग कार्य करती है, यानी विधायिका और कार्यपालिका से अलग कार्य करती है। कौन? जुडिशियरी या फिर न्यायपालिका हम बोल सकते हैं। ये क्या करती है? रिजॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको न्यायपालिका क्या करती है? उसको रिजॉल्व करती है, यानी उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कार्य होता है जुडिशियरी का? तो एक्सप्लेन द रिटेन लॉ, जो जितने भी लॉ लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने आर्टिकल्स हैं, इतने सारे शेड्यूल्स हैं, उसको एक्सप्लेन करती है कि जितने भी लॉ लिखे गए हैं, जितने भी नियम लिखे गए हैं, आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, उसको एक्सप्लेन कौन करता है? वो न्यायपालिका ही एक्सप्लेन करता है। और ये न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। उसका विधायिका और कार्यपालिका से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। न्यायपालिका के कौन कौन से पार्ट हम देख सकते हैं, सिंपल वे में हम देखें तो एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, और एक हाई कोर्ट हो गया, जैसे कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है, और एक सुप्रीम कोर्ट जो पूरे इंडिया के रूप में देखा जाता है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और छोटे छोटे लेवल पे भी बहुत सारे कोर्ट देखे जा सकते हैं। हम देखेंगे प्रियम्बल के बारे में, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है, प्रियम्बल को। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है, तो प्रियम्बल को बोला गया है। ठीक है, इसको देखें देखें यहाँ पे, इट इज लाइक इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय की तरह कार्य करता है। ठीक है, प्रियम्बल में कुछ परिचय दिए, कुछ वर्ड दिए गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से हम देख सकते हैं।
अब प्रियम्बल के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक जो केस है, उसने उसके बेस पे प्रियम्बल को क्या कहा गया हम देख सकते हैं। पहले तो बेरूबारी यूनियन केस इन 1960, एक केस हुआ था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दिया था और बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीम कोर्ट बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में जजमेंट में बोला कि जो प्रस्तावना है या प्रियम्बल है वो भारत के संविधान का भाग नहीं है। लेकिन लेकिन वहीं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973, यानी 13 साल बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठती है और अभी तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी गई 13 लोगों की, वो उसी टाइम में बैठाई गई थी 1973 में। और उन लोगों ने फिर बोला कि नहीं, प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान का भाग है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने जजमेंट को चेंज भी कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेरूबारी केस में कि प्रियम्बल भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला में 1973 में उसने अपने जजमेंट को चेंज करते हुए बोला कि नहीं, प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी प्रियम्बल के बारे में ही देखो, इतने वर्ड में लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो फ्रंट पेज पे ही लिखा रहता है। इसमें हम देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ठीक है, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves the this constitution। ये आप देख सकते हैं कुछ वर्ड है। अब इस वर्ड के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या इसका मतलब होता है और कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ प्रियम्बल बोलते देख सकते हैं, सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि SSSDR, यानी SQ और DR, या फिर सोसो SDR याद कर सकते हैं। और इधर है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, यानी JLEFI। ऐसे हम देख सकते हैं। ये वर्ड कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है या फिर ये वर्ड कहाँ से लिया गया। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में। हम देखेंगे वी द पीपल। ठीक है, वी द पीपल का मतलब क्या होता है। वी द पीपल यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है। सबसे पहले जो हमने देखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली, आगे हम पढ़ सकते हैं जाके नेक्स्ट स्लाइड में। देखते हैं यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हाँ, हम देखेंगे वी द पीपल का मतलब क्या होता है। वी द पीपल इंडिकेट्स दैट द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द पीपल ऑफ इंडिया, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से हम समझ सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान का स्रोत जो है भारत के लोग ही है। ठीक है, या फिर अलग तरीके से हम बोले कि जो सुप्रीम पावर है, ठीक है, या फिर संप्रभुता जो भी बिलोंग्स करती है वो भारत के लोगों से ही बिलोंग करती है। इसलिए हमने बोला कि वी द पीपल। सेकंड वर्ड देखेंगे सोवरेन, यानी संप्रभुता या संप्रभु। सोवरेन यानी संप्रभुता, इसका मतलब होता है कंट्री दैट इज फ्री फ्रॉम एन एक्सटर्नल पावर। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए बार बार POK के लिए बार बार अमेरिका बोलता है कि हम आके आपके डिस्प्यूट्स को खत्म करा देंगे, लेकिन इंडिया इसको मना कर देता है। तो हम देखते हैं कंट्री दैट इज फ्री फ्रॉम एन एक्सटर्नल पावर, इसको संप्रभुता के नजरिए से देखते हैं। ठीक है, अब सोशलिस्ट, सोशलिस्ट यानी समाजवाद, यानी हम सभी लोगों को लेके चलते हैं। अब इसमें 3 वर्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड कब जोड़े गए थे? ये प्रियम्बल में जोड़े गए थे 42 संविधान संशोधन में, जो 1976 में कराए गए। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी अखंडता, यानी अखंड भारत हम जिसको बोलते हैं, तो इंटीग्रिटी से ही वो वर्ड आया है, अखंड भारत। ठीक है, अब यहाँ पे है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। इसमें हम देखेंगे कि 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
और मैक्सिमम जगह पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पे क्या कराया जाता है, रेफरेंडम कराया जाता है कि हाँ कुछ लोग होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि क्या हो क्या नहीं हो। जैसे कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड में करवाया गया था रेफरेंडम, तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जा सकता है। और मैक्सिमम कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, जैसे हमने इलेक्शन किया, फिर वो जाके वो कोई भी सॉल्यूशन निकालते हैं, जो भी हमने जिनको चूज किया होता है वो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हो गया लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, यानी दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है। रिपब्लिक क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, ये यहाँ देखेंगे हम। जैसे कि हमारा देश डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, बट ब्रिटेन ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है जो रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वहां पे जो हायर पोस्ट है वो किसी एक घराने में ही, घराने के लोगों के लिए ही है। जबकि गणतंत्र देश वो होता है, रिपब्लिक देश वो होता है कि जो अभी कोई भी हायर पोस्ट हो या लोअर पोस्ट हो, उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, कि कोई भी छोटा आदमी भी बन सकता है, हायर पोस्ट पे जा सकता है। तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं रिपब्लिक या फिर गणतंत्र कौन होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में। ठीक है, तो जस्टिस क्या होता है? जस्टिस वर्ड कहाँ से लिया गया? 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन से जस्टिस वर्ड को लिया गया था, जिसमें हम देखेंगे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, यानी तीनों फॉर्म में हम जस्टिस, न्याय के रूप में देख सके। तो ये वर्ड लाया गया 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से जस्टिस को। अब एक पॉलिटिकल जस्टिस के रूप में एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल? जो वोटिंग का एज था पहले हमारे 21 साल रखा गया था, बट उसको 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के तहत 1988 में 21 साल से 18 साल कर दिया गया। ठीक है, पहले लोग जब 21 साल के होते थे तभी जाके वोटिंग कर पाते थे, बट अब 18 साल पे होते ही आप वोटिंग प्रोसेस कर सकते हैं। जो भी वोट डालना होता है किसी को, वो आप कर सकते हैं। ये, और ये कब चेंज किया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में, और 1989 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जस्टिस। अब तीन वर्ड है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये तीनों वर्ड कहाँ से लिया गया? ये तीन वर्ड लिया गया था 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को लिया गया। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस बात की भाई? स्वतंत्रता सोचने की, हमें एक्सप्रेस करने की, विश्वास रखने की, और वर्शिप की, यानी किसी भी रूप में हम पूजा कर सके, उसको हम लिबर्टी यानी स्वतंत्रता हमें मिल सके, ये वर्ड लिया गया। इक्वालिटी क्या होता है? सभी को समान रूप से देखा जाए। ठीक है, जो भी संविधान है वो सबको एक रूप में देखता है, स्टेटस या अपॉर्चुनिटी के आधार पर। इसी वजह से, यानी जब संविधान बनाया गया था तो जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए 10 साल के लिए क्या लाया गया था? रिजर्वेशन लाया गया था। ठीक है, रिजर्वेशन कोटा जो अभी भी चल रहा है, वो राजनीतिक कारण से आगे बढ़ा दिया गया, बट अब उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस बेस पे हम देख सकते हैं इक्वेलिटी, देख सकते हैं। ठीक है, अब होता है थर्ड नंबर पे फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड, यानी भाईचारा या फिर बंधुत्व। ठीक है, बंधुता, जो भी हम एक दूसरे से लड़ते ना रहे, जबकि एकदम प्रेम भावना से रहे। ठीक है, जो हमारे गरिमा को सुनिश्चित करे। ठीक है, या फिर राष्ट्र की एकता को बढ़ावा दे, इसलिए हम फ्रेटर्निटी के वर्ड यूज किए। तो हम देख सकते हैं कि ये वर्ड लाए गए लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से? 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और जस्टिस का वर्ड कहाँ से कब लाया गया था? ये 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से लाया गया था। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के 3 फॉर्म है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल में है कि ये इंट्रोडक्शन टाइप से देखा गया है। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया प्रियम्बल को। ठीक है, ये कुछ वर्ड है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बता दिए, डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और पिछली वीडियो जरूर देखें, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।